Hello everyone, kindly start joining in. Good evening everyone, kindly start joining in. Good evening Bhumika. Good evening everyone. जी सो आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं वेरिएबल्स की। और वेरिएबल्स का टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव से मेरा मतलब है, एक तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा स्टैट्स, पूरा का पूरा रिसर्च केवल वेरिएबल्स के अराउंड ही घूमता है। दूसरा, डिपेंडिंग ऑन वेरियस सिनेरियोज वेरिएबल्स कई तरीके के हो। वैसे हम लोग 4 मेजर कैटेगरीज देखेंगे वेरिएबल्स की, और इन 4 मेजर कैटेगरीज को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाने का प्रयास करेंगे। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग कृति, सात्विक, सांची, एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। सो वेरिएबल क्या होता है? जब भी हम किसी चीज को कांस्टेंट कहते हैं, हम 2 मेजर शब्द मैथ से आते हैं। एक शब्द का मतलब होता है कांस्टेंट और एक का मतलब होता है वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब है ऐसी कोई भी वैल्यू जो फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो सकती। जैसे मेरा नाम अमित, तो मैं अमित हूं, मेरा नाम फिक्स्ड है। लेकिन नेम एक वेरिएबल है। मेरा नाम ये कांस्टेंट है क्योंकि मेरा नाम अमित पवार है। तो मेरे लिए मेरा नाम कांस्टेंट है, लेकिन नाम ये एक वेरिएबल है क्योंकि इसमें आपका नाम भी आ सकता है, मेरा नाम भी आ सकता है, किसी और का नाम भी आ सकता है, किसी चीज का नाम भी आ सकता है। तो वेरिएबल ऑब्जेक्ट की, इवेंट की, चीजों की वो प्रॉपर्टी होती है जो बदल सकती है, वेरी कर सकती है। जैसे नाम, तो नाम एक वेरिएबल हुआ जिसको हम बदल सकते हैं, उसकी जगह कोई भी नाम ले सकते हैं। अगर किसी सिचुएशन में मेरे नाम की बात हो रही है तो अमित पवार, आप में से किसी की बात हो रही है, मान लो भूमिका प्रजापति, और किसी के नाम की बात हो रही है, मान लो सांची। इस तरीके से एक सिंगल वर्ड कॉन्सेप्ट जब अलग अलग वैल्यूज ले सकता है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। रिसर्च में वेरिएबल्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वेरिएबल्स से हम लोग तय करते हैं कि रिसर्चर का फोकस किस चीज पर है। ऐसी क्या चीजें हैं जिनको वो मेजर करना चाहता है अपनी इच्छा से, ऐसी क्या चीजें हैं जिनको वो मेजर नहीं करना चाहता अपनी इच्छा से, और ऐसी क्या चीजें हैं जिनके ऊपर जो भी वो चीज कर रहा है उसका इफेक्ट मेजर करना चाहता है। तो वेरिएबल इसीलिए रिसर्च में यूज किया जाता है क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो डायनेमिक होती है, और एक रिसर्चर अपने हिसाब से इन यूसेज को ओपन और फ्लेक्सिबल रखता है। तो किसी पर्टिकुलर रिसर्च में ये वेरिएबल फिक्स कर दिया जाता है, तो उसमें वो वेरिएबल का वैल्यू हम लोग पूरे रिसर्च में सेम रखते हैं, लेकिन उसको कहते वेरिएबल ही है हम। जैसे नेम, तो एक रिसर्च के लिए नाम फिक्स किया जा सकता है अमित, तो उस रिसर्च में वेरिएबल का नाम क्या हो गया? अमित। पर हम उसको फिर कांस्टेंट नहीं कहते, हम कहते उसको वेरिएबल ही है। मान लो मैं रिसर्च करना चाहता हूं यह देखने के लिए कि क्या कॉफी पीने से हम लोगों की रीडिंग एबिलिटी बढ़ती है या नहीं। मान लो मैं एक रिसर्चर हूं, मैं बहुत कॉफी पीता हूं मान लो, और मैं बहुत ज्यादा
किताबें भी मान लो पढ़ता हूं, तो ऐसे में मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्या कॉफी का रीडिंग एबिलिटी पे कोई फर्क पड़ता है? तो ये कॉफी एक वेरिएबल है और रीडिंग एबिलिटी भी एक वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि रिसर्च में अगर मुझे जानना है कि कॉफी पीने से रीडिंग एबिलिटी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, मैं मान लो दो ग्रुप्स लेता हूं। कौन से ग्रुप्स लेता हूं? ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को मैंने 2 कप कॉफी पिलाई सुबह शाम। दूसरे ग्रुप को कोई कॉफी नहीं पिलाई पूरे दिन। तो ये 2 ग्रुप्स हो गए मेरे। एक ग्रुप में कॉफी की क्वांटिटी क्या है? 0। और एक ग्रुप में पूरे दिन की कॉफी की क्वांटिटी है 4 कप्स ऑफ कॉफी। तो मेरे पास एक ही वैल्यू कॉफी, एक सिचुएशन में मैंने 0 रखी, एक में 4, तो वेरी करी कॉफी की अमाउंट। तो कॉफी की अमाउंट वेरी करी है रिसर्च के हिसाब से। इसी रिसर्च में मैं एक तीसरा ग्रुप ऐड कर सकता हूं, जिसको मैंने पूरे दिन में 8 कप दी कॉफी के। तो मैं कितने भी अपनी इच्छा से ये ग्रुप्स बना सकता हूं। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये कॉफी एक वेरिएबल होगा। तो इसीलिए हम रिसर्च में कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है, उसको जैसे हम चाहें उस हिसाब से घटा बढ़ा सके रिसर्च में। काफी बार रिसर्च के दौरान में व्यक्ति को पता चले कि 8 कप ऑफ कॉफी हार्मफुल है, तो पहले उसने सोचा पर बीच में रिसर्च में उसने हटा दिया। अब 2 ही ऑप्शन है उसके पास। तो ऐसे में व्यक्ति के पास वेरिएबल शब्द रखने से वो चांस रहता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है उसकी क्वांटिटी को, अमाउंट को, एक्सपोजर को घटाने बढ़ाने की या रखने ना रखने की। दूसरी तरफ रीडिंग एबिलिटी, तो रीडिंग एबिलिटी कम आ सकती है, ज्यादा आ सकती है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो रीडिंग एबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, रीडिंग एबिलिटी बढ़ी है, रीडिंग एबिलिटी घटी है। तो 3 वैल्यूज हो गई। तो इसलिए रीडिंग एबिलिटी को भी हमें वेरिएबल रखना होगा। वेरिएबल रखेंगे तभी ओपननेस है कि रीडिंग एबिलिटी घट बढ़ या फिर कोई इंपैक्ट नहीं आया। ये 3 वैल्यूज को रख सकता है या ज्यादा वैल्यूज को भी। तो इसीलिए रिसर्च में जिन भी की इंटरेस्ट एरिया पर फोकस किया जाता है उसमें हमें वेरिएबल्स चुनने होते हैं। वेरिएबल्स वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं रिसर्च में जिसको व्यक्ति अपनी रिसर्च में बदलता है या जिनको मेजर करना चाहता है। पर ऐसी भी चीजें होती होंगी, जैसे मान लो हमने सेम सिचुएशन में एक ग्रुप को 2 कप कॉफी दी मॉर्निंग में, दूसरे ग्रुप को 2 कप कॉफी दी इवनिंग में, और तीसरे ग्रुप को 0 कप कॉफी। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि रीडिंग एबिलिटी पे इस बात का भी फर्क पड़ता हो कि कॉफी जो थी वो सुबह मिली है या शाम? तो सुबह और शाम मेरी रिसर्च का फोकस नहीं था, लेकिन यह भी एक चीज है जो मेरी रिसर्च को इंपैक्ट कर सकती है। ऐसी कोई भी चीज जो मैं चाहता हूं या मैं नहीं चाहता, जो मेरी रिसर्च पर किसी भी तरीके का इफेक्ट डाल सकती है, वो भी एक वेरिएबल कहलाता है। जैसे नॉइज, टेम्परेचर। जब हमने इस ग्रुप को कॉफी दी और जब हमने रीडिंग एबिलिटी का टेस्ट लिया तो उस एनवायरमेंट में बहुत शोर था, फोकस ही नहीं कर पा रहे थे। तो नॉइज भी एक वेरिएबल होगा। तो एनवायरमेंट में, सिचुएशन में ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारी रिसर्च को इंपैक्ट कर सकता है।
तो ऐसी कोई भी चीज भी वेरिएबल कहलाती है। तो रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया वेरिएबल्स। तो वेरिएबल 4 मेजर तरीके के होते हैं। पहले चेंज वेरिएबल। चेंज मतलब वो वेरिएबल जिनको बदला जाता है, बदलाव किया जाता है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में कॉफी बदली हमने, किसी को 2 कप दी, किसी को 4 कप दी और किसी को नहीं दी, तो कॉफी मैंने बदली। तो जब रिसर्चर जिस वेरिएबल को चेंज कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है और उसको बाद में मेजर करे, तो वो वेरिएबल्स चेंज वेरिएबल्स कहते हैं। चेंज वेरिएबल रिसर्च का शब्द है, लेकिन चेंज वेरिएबल की बजाय हम लोग ज्यादातर रिसर्च में शब्द यूज करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैथ्स में वर्ड यूज होता है, लेकिन अब ये शब्द ज्यादातर सभी रिसर्चेस को डोमिनेट करता है और चेंज वेरिएबल की बजाय हम लोग अब वर्ड यूज करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चेंज वेरिएबल ज्यादा सेंस बनाता है सुनने में, ऐसा वेरिएबल जिसको हमने चेंज करा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल थोड़ा सा कंफ्यूजन कॉज कर देता है अगर कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी ना हो। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसको रिसर्चर बदलता है, बदलाव करता है और फिर उसके इफेक्ट को मेजर करता है। 2 कप कॉफी पीने से क्या रीडिंग एबिलिटी पे इफेक्ट आया, 4 कप कॉफी पीने से क्या इफेक्ट आया, जब कोई कप कॉफी का नहीं दिया गया तब क्या था। तो चेंज वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जिनको मैनिपुलेट किया जाता है, चेंज किया जाता है। इन्हीं को स्टिमुलस वेरिएबल भी कहते हैं। तो चेंज वेरिएबल को क्या कहा हमने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इनको स्टिमुलस वेरिएबल भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्टिमुलस पहली चीज होती है जो करी जाती है और फिर उसका इंपैक्ट देखा जाता है। तो मान लो मैं इंपैक्ट देखना चाहता हूं कॉफी का, तो कॉफी स्टिमुलस हुआ, पहली चीज हुई जो करी गई और उसके वजह से क्या रिस्पॉन्स हुआ उसको मेजर किया गया। तो इसको हम स्टिमुलस वेरिएबल भी कहते हैं। और आगे हम लोग रिसर्च मेथड्स में देखेंगे इसको प्रेडिक्टर भी कहा जाता है, एक्सप्लेनेटरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है 2 कप कॉफी पीने से रीडिंग एबिलिटी पर फर्क पड़ता है, ज्यादा कॉफी पीने से ज्यादा बढ़ती है। तो एक्सप्लेन कर पा रहा है, ये कॉफी वेरिएबल एक्सप्लेन कर पा रहा है रीडिंग एबिलिटी में इफेक्ट। तो ये एक्सप्लेन करता है, प्रिडिक्ट करता है। ये आपको राइट हैंड साइड और एक्स वेरिएबल भी इसको मैथ्स में कहा जाता है। दूसरा, जब हम लोगों ने कॉफी को चेंज करा, मैन्युपुलेट करा, मैन्युपुलेट का मतलब चेंज करना, साइकोलॉजी में शब्द मैन्युपुलेट किया जाता है, इनफैक्ट रिसर्च में भी शब्द मैन्युपुलेट, बदला गया, जिसके अंदर हम चेंजेस करते हैं। चेंज करा, मैन्युपुलेट किया, या हमने स्टिमुलस दिया, कोई कुछ किया हमने जिसका रिस्पॉन्स हम चेक करना चाहते हैं, स्टिमुलस दिया। तो दे के हम लोग किस पर ये इफेक्ट देख रहे हैं, हम ये इफेक्ट देख रहे हैं रीडिंग एबिलिटी पर। तो रीडिंग एबिलिटी क्या हुआ, रीडिंग एबिलिटी हम लोगों का डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर ये रिसर्च का आउटकम है। क्या रीडिंग पर कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा, तो रीडिंग पर कुछ फर्क आया, कुछ आउटकम निकला, तो ये हमारा आउटकम वेरिएबल है। आउटकम वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल जिस पर आउटकम डिपेंड करता है। और अगर हमने स्टिमुलस दिया है तो क्या मिलेगा हमें, रिस्पॉन्स। तो इसको रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहा जाता है, जब चेंज वेरिएबल को स्टिमुलस वेरिएबल कहा जाता है।
तो अगर चेंज वेरिएबल कहा जाएगा तो आउटकम वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल, और स्टिमुलस वेरिएबल कहेंगे तो रिस्पॉन्स वेरिएबल। कि हमने स्टिमुलस दिया, पिंच करा हाथ पर और रिस्पॉन्स चेक करा कि अब पिटाई होगी या नहीं होगी। तो ये दो मेजर तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर चेंज वेरिएबल, रिस्पॉन्स वेरिएबल, या फिर चेंज वेरिएबल आउटकम वेरिएबल, या फिर आपका स्टिमुलस वेरिएबल या रिस्पॉन्स वेरिएबल। दूसरी चीज, ऐसे भी वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम मेजर नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी रिसर्च का फोकस ही नहीं है वो। तो देखो कितना सिंपल शब्द है, अनमेजर्ड वेरिएबल। तो वो वेरिएबल जो मेजर ही नहीं किया, जिसको मेजर करना ही नहीं है, वो सारे क्या कहलाएंगे? अनमेजर्ड वेरिएबल। ये वो एक्सट्रेनियस या एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं जो हमारी रिसर्च पर फर्क डालते हैं, हमारी रिसर्च को इंपैक्ट करते हैं, खराब करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, पर हमारी रिसर्च का ये मेन फोकस नहीं थे। जैसे हमने बात करी, जब कॉफी दी जाए और बहुत ज्यादा शोर हो रहा हो बैकग्राउंड में, तो शोर की वजह से फर्क पड़ता है कि व्यक्ति की रीडिंग एबिलिटी के टेस्ट में स्कोर कम आएगा या ज्यादा, क्योंकि वो फोकस ही नहीं कर पाएगा टेस्ट के लिए, तो उसके रिजल्ट पर कुछ तो अफेक्ट आएगा। अब ये इफेक्ट देखने के लिए या तो हम नॉइज को भी इंक्लूड कर ले अपनी रिसर्च में, या फिर नॉइज को हटा दे। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो हमारी रिसर्च का फोकस नहीं होते, जिसको हम मेजर नहीं करना चाहते, लेकिन ये हमारे आउटकम को अफेक्ट करते हैं। किसको अफेक्ट करते हैं? आउटकम को। आउटकम क्या है? आउटकम क्या है? आउटकम है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये वो वेरिएबल्स हैं जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं, आपके आउटकम को अफेक्ट करते हैं। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल या आउटकम को अफेक्ट करते हैं, और वो अफेक्ट आपके रिसर्च का फोकस नहीं है, इसलिए वो खराब है। तो ये वो खराब वेरिएबल्स हैं जो हमारी रिसर्च को पॉल्यूट करते हैं। तो इनको हटाना, कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। लास्ट, कनेक्टिंग वेरिएबल्स। काफी बार जो हमारी रिसर्च का फोकस है, मान लो पॉवर्टी, और हम ये देखना चाहते हैं क्या पॉवर्टी और लॉन्जेविटी यानी कि लाइफ स्पैन पर कोई असर पड़ता है। यानी कि हमने एक एजम्पशन लिया कि हाइपोथेसिस डेवलप करी, पॉवर्टी लीड्स टू शॉर्टर लाइफ स्पैन। अब क्या गरीबी से कोई सीधा वास्ता है क्या कम लाइफ स्पैन होने का? कोई सीधा रास्ता तो है ही नहीं। कोई गरीब है तो जरूरी थोड़ी उसका लाइफ स्पैन छोटा होगा। तुम गरीब हो, तुम्हारा लाइफ स्पैन छोटा होगा, तुम अमीर हो, तुम्हारा लाइफ स्पैन बड़ा होगा। तो पॉवर्टी का, जो पॉवर्टी हम लोगों का मेन वेरिएबल है जिसको हम चेंज करना चाहते हैं, और लॉन्जेविटी जो हमारा आउटकम वेरिएबल है जिसको हम मेजर करना चाहते हैं, इनमें कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। तो ऐसे में मेरे रिसर्च में मैं बीच में ऐसे फैक्टर्स को पढ़ूंगा जो पॉवर्टी से होते हैं और जिनका इफेक्ट डायरेक्ट आउटकम पे पड़ता है, जैसे पुअर न्यूट्रिशन, उसके बाद पुअर एक्सेस टू हेल्थ, पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर,
तो ऐसे में ये दो वेरिएबल्स, पुअर न्यूट्रिशन, पुअर एक्सेस टू हेल्थ, ये कहलाएंगे हमारे कनेक्टिंग वेरिएबल्स। इनको हम लोग मॉडरेट, ये मॉडरेट कर रहे हैं, जैसे एंकर सारी बातचीत को मॉडरेट करते हैं, ये मॉडरेट कर रहे हैं, तो इनको मॉडरेटर या मॉडरेटिंग वेरिएबल्स भी कहा जाता है। साथ ही साथ में ये इंटरवीन कर रहे हैं, बीच में आए हैं, तो इनको हम इंटरवीनिंग वेरिएबल्स भी कहते हैं। तो ये वो वेरिएबल्स हैं, यहां पर चेंज वेरिएबल्स, यहां पर आउटकम वेरिएबल्स, और इसमें क्या मेजर फोकस है कि हम लोग डायरेक्टली इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं मेजर कर पा रहे। कोई गरीब है तो डायरेक्टली जाके कि भाई तुम गरीब हो तो तुम्हारा लाइफ स्पैन छोटा है, कितने साल में तुम्हारे जानने में कोई जो है वो उनका डेथ हुआ था, एक्सपायर करे थे, तुम डायरेक्टली पॉवर्टी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते। लेकिन पॉवर्टी की वजह से पुअर न्यूट्रिशन था, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से व्यक्ति जो है वो लंबी उम्र नहीं जी पाया, पॉवर्टी की वजह से हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं मिला, जिस वजह से छोटी बीमारी ने बड़ा रूप ले लिया और व्यक्ति की डेथ हो गई। तो पॉवर्टी और लॉन्जिविटी के बीच में दो या दो से ज्यादा ऐसे वेरिएबल्स हैं जो दोनों को मीडिएट करते हैं। तो पॉवर्टी की वजह से पुअर न्यूट्रिशन, पुअर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो लंबा जीवन नहीं मिला, पॉवर्टी की वजह से पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर, तो छोटी बीमारी ने भी जीवन छोटा कर दिया। तो ये कहलाते हैं कनेक्टिंग वेरिएबल्स। तो यहां पर चार मेजर तरीके के वेरिएबल्स हमने देखे। पहला चेंज वेरिएबल, अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को आप चेंज और आउटकम के सेंस में देखना शुरू कर दो तो रिसर्च थोड़ी सी आसान सी लगने लगती है। चेंज वेरिएबल को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ये वो वेरिएबल है जो मैनिपुलेट किया जाता है, चेंज किया जाता है। आउटकम वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसके ऊपर कुछ इफेक्ट होता है चेंज वेरिएबल का, और उस इफेक्ट को इस पर मेजर किया जाता है। जैसे कॉफी का इफेक्ट रीडिंग एबिलिटी पे, तो कॉफी ज्यादा पिलाई जाएगी और टेस्ट रीडिंग एबिलिटी का करा जाएगा। तो ये वो वेरिएबल है जो मेजर किया जाता है, जिस पर इंपैक्ट पड़ता है चेंज वेरिएबल का। तीसरा अनमेजर्ड, जो हमें नहीं चाहिए पर फिर भी आ जाते हैं, हमारी रिसर्च को खराब करते हैं। और कनेक्टिंग वेरिएबल्स, जब हमारी रिसर्च में जो हमारे मेजर वेरिएबल्स हैं, दो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, उन दोनों वेरिएबलों में हम डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं ढूंढ पाते, तो हम दोनों के बीच में कॉजल लिंक बना लेते हैं। ए कॉज्ड बी, बी कॉज्ड सी, देयरफॉर ए कॉज्ड सी। हम क्या कर रहे हैं कनेक्टिंग में? सिंपल सी चीज, ए से बी हुआ, बी से सी हुआ, यानी कि ए का प्रभाव भी सी पर पड़ता है। तो पॉवर्टी से पुअर न्यूट्रिशन, पुअर न्यूट्रिशन से अर्ली डेथ, और ए टू सी का कनेक्शन बना। अब वेरिएबल्स में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कुछ और हल्की सी चीजें जानने के लिए। तो सबसे पहली चीज, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, या बाद में देख लीजिएगा कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है। एक तरीका चेक करने का ये भी है कि हम लोग जो हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज जिसमें बदलाव करा जा रहा है, वो हम लोगों का चेंज वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे प्लांट्स ग्रो फास्टर इन वार्मर टेम्परेचर, प्लांट्स जो हैं वो गर्म टेम्परेचर में ज्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। तो हम क्या चीज हमारे कंट्रोल में है, हम क्या बदल रहे हैं? क्या हम ग्रोथ को बदल रहे हैं या हम टेम्परेचर को बदल रहे हैं? जो भी चीज हम बदल रहे हैं वो हमारा चेंज वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम टेम्परेचर बदल रहे हैं, तो इस रिसर्च के लिए हो सकता है व्यक्ति ने एक जगह वार्म टेम्परेचर करा हो, एक जगह रिलेटिवली कम टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर करा हो, फिर दोनों में ग्रोथ देखी हो, तो टेम्परेचर को मैनिपुलेट किया गया है, तो टेम्परेचर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
किसको टेस्ट करा जा रहा है? ग्रोथ को, प्लांट की ग्रोथ को, वो डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा, टू व्हाट एक्सटेंट डज ट्रैफिक अफेक्ट अ पर्सन्स मूड? कितनी हद तक ट्रैफिक का असर पड़ता है व्यक्ति के मूड पर? तो हम क्या बदल रहे हैं? क्या हम व्यक्ति का मूड बदल रहे हैं? क्या हम ट्रैफिक बदल रहे हैं? क्या पढ़ना चाहते हैं? तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम ये देख सकते हैं कि किसका इंपैक्ट किस पर पड़ा या क्या क्या पढ़ा जा रहा है। तो हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं? हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं ट्रैफिक का क्या इंपैक्ट पड़ा किस चीज पर? पर्सन के मूड पर। ट्रैफिक का इंपैक्ट मूड पर। तो हम मूड बदल रहे हैं क्या? ट्रैफिक कॉमन रख रहे हैं, या ट्रैफिक बदल रहे हैं और मूड पे देखना चाहते हैं क्या असर हुआ है? तो मान लो मूड भी 3 है, गुड, बैड और बिल्कुल 2 ही छोड़ दो, गुड बैड। और ट्रैफिक भी 2 हैं, हाई ट्रैफिक, लो ट्रैफिक। आपके हिसाब से आप क्या बदल रहे होंगे? क्या व्यक्ति का मूड बदल रहे हो? गुड मूड है तो ट्रैफिक कैसा मिलेगा? बैड मूड है, ट्रैफिक कैसा मिलेगा? क्या मूड आपका फोकस है या ट्रैफिक आपका फोकस है? हाई मूड या लो मूड, दोनों हो सकते हैं। पर इस रिसर्चर के लिए क्या है? हो सकता है कोई व्यक्ति यह पढ़ना चाहता हो कि अगर कोई गुड मूड में बाहर निकला है तो आज कितना ट्रैफिक उसे मिलेगा, क्योंकि जब हम लेट हो रहे होते हैं तो और ज्यादा लेट होते चले जाते हैं, उस दिन ट्रैफिक भी ज्यादा मिलता है। हो सकता है कोई व्यक्ति इसे पढ़ रहा हो ऐसे। लेकिन अभी रिसर्चर क्या पढ़ रहा है? अभी रिसर्चर पढ़ रहा है ट्रैफिक को और उसके घटने बढ़ने से व्यक्ति के मूड पर क्या असर पड़ेगा। तो घटना बढ़ना ट्रैफिक का, तो ट्रैफिक चेंज वेरिएबल। ऐसे ही पीपल वॉक स्लोअर आफ्टर ड्रिंकिंग कॉफी, ये आप देखिए आपके हिसाब से क्या सही लगता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है? जिसको बदला जाता है वो ये, और जिसको मेजर किया जाता है वो ये लास्ट में मुझे इन दोनों की बेटर प्लेसमेंट नहीं पता चल रही थी कहां ऐड करूं, तो मैंने यहीं पे ऐड कर दिया कि 2 इफेक्ट्स होते हैं, फ्लोर इफेक्ट और सीलिंग इफेक्ट। काफी बार जब हम चीजें मेजर कर रहे होते हैं तो जो टास्क हम दे रहे होते हैं लोगों को मेजर करने के लिए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल तय करने के बाद में, जो टास्क अगर बहुत इजी टास्क है, मान लो व्यक्ति को कोई चैलेंज ही नहीं लग रहा, जितने भी पार्टिसिपेंट है बड़े आसानी से जो है वो सारे के सारे स्टेप्स पार कर देते हैं या सारे के सारे आंसर्स का जवाब दे देते हैं, तो ऐसे केस में टास्क इजी है तो ज्यादातर लोग हाई स्कोर करेंगे। तो ऐसे में इसको हम कहते हैं सीलिंग इफेक्ट। सीलिंग मतलब टॉप स्कोर्स। और अगर टास्क बहुत डिफिकल्ट हो जाए, किसी को समझ ही नहीं आ रहा, किसी को पता ही नहीं सॉल्व कैसे होगा, तो इससे क्या होगा? फ्लोर इफेक्ट। सबका स्कोर जमीन पर रहेगा, सब ग्राउंडेड रहेंगे, सबका स्कोर 1 2 -1 -2 इस तरह से रहेगा। तो काफी बार टास्क जो है वो कितना सिंपल है, कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट है, ये भी इंपैक्ट डालता है आपकी रिसर्च पर। तो केवल ऐसा नहीं है कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल में कोई बाहरी वेरिएबल ही आते हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल एक व्यक्ति की खुद की, एक रिसर्चर की क्वालिटी भी हो सकती है जिसकी वजह से रिसर्च खराब होती हो, एक पार्टिसिपेंट की भी कोई पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, सिचुएशन की भी कोई चीज हो सकती है, और टास्क की भी कोई चीज हो सकती है कि टास्क ही ऐसा बनाया गया है कि उसको करा ही नहीं जा रहा। तो टास्क ही आपकी रिसर्च को खराब कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है, क्योंकि टास्क ही पुअर डिजाइंड है। तो इस चीज को भी हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हुए अब हम वेरिएबल के टाइप्स की बातचीत करते जाएंगे, कुछ इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, ये आगे मदद करेंगे और ये इजी क्वेश्चंस के मार्क्स सिक्योर करने में मदद करते हैं। जैसे मुझे अभी भी याद है कि एक बार
एक सवाल पेपर में मैंने देखा था जिसमें एक्टिव और एट्रीब्यूट वेरिएबल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। अब जब भी हम लोग टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की बातचीत करते हैं तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं ज्यादातर कि इतने डिटेल में इतने सारे टाइप्स को क्या समझना, पर एक बेसिक सी समझ लगती है अभी देखने के लिए, रादर कि हम बाद में क्वेश्चन में देखें कि अरे इतना इजी था, समझ नहीं आया वेरिएबल के अंदर कहां से ये पूछा गया। तो अब हम कर रहे हैं कि नेचर ऑफ वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हुए, नेचर ऑफ वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हुए इंडिपेंडेंट वेरिएबल तीन कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं। पहला टास्क वेरिएबल, जो मैं अभी पिछले बात कर रहा था, दूसरा एनवायरमेंटल वेरिएबल, तीसरा सब्जेक्ट वेरिएबल। टास्क वेरिएबल वो जो टास्क से संबंधित वेरिएबल है, कि टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए रिस्पॉन्स देना है वो। तो ये वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बातचीत कर रहे हैं जिसमें टास्क से संबंधित, ये ज्यादातर रिएक्शन टाइम के टास्क में, जैसे हमारे बैचलर्स में हमारी फैकल्टी थी डॉक्टर करुणा मेहता, और उन्होंने रिएक्शन टाइम का एक एक्सपेरिमेंट हमारे प्रैक्टिकल में कराया था, और उसमें टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे हम लोगों को रिस्पॉन्सेस को चेक करना था। तो टास्क पे कितने आसानी से जवाब दे पा रहे हैं, कितना चैलेंजिंग हो रहा है जवाब देना, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो यहां पर टास्क अगर फोकस है तो टास्क वेरिएबल, एनवायरमेंट जैसे वो कैरेक्टरिस्टिक्स एनवायरमेंट की, जैसे नॉइज, टेम्परेचर, लाइट, या फिर हैंड राइटिंग, ये भी तो एनवायरमेंट है। पार्टिसिपेंट के लिए तो एनवायरमेंट है, पार्टिसिपेंट के लिए आप प्रिंटेड दे रहे हो, हैंड रिटन दे रहे हो, किसी की राइटिंग अच्छी है किसी की खराब है, इस बात से भी इंपैक्ट पड़ सकता है कि कितना ज्यादा टेक्स्ट के बेसिस पे व्यक्ति ज्यादा जवाब दे पाया, या हैंड राइटिंग, हैंड रिटन क्वेश्चंस के आंसर ज्यादा अच्छे दे पाया। तो अगर इस तरीके का गोल है तो ये एनवायरमेंट वेरिएबल्स को पढ़ा जाता है, देखा जाता है। और तीसरा सब्जेक्ट वेरिएबल, जब हम इंडिविजुअल जो व्यक्ति है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि सेक्स, एज, हाइट, वेट, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, एंजाइटी, ये सारी की सारी चीजें। तो ऐसे में सब्जेक्ट वेरिएबल्स जो होते हैं ये दो मेजर तरीके के होते हैं। पहला नेचुरल सब्जेक्ट वेरिएबल, जो व्यक्ति के अंदर नेचुरली है, सब्जेक्ट में, पार्टिसिपेंट में ये चीजें नेचुरली हैं। और इंड्यूस्ड या इंस्ट्रक्शनल, ऐसी चीजें जो लाई गई हैं जबरदस्ती, जैसे इंस्ट्रक्शन, जैसे एंजाइटी। हो सकता है कि व्यक्ति को एंजाइटी इंड्यूस भी करी जा सकती है, स्ट्रेस भी इंड्यूस करा जा सकता है। कैसे? कॉम्प्लिकेटेड टास्क दे दें, जितना टास्क कॉम्प्लिकेटेड होगा व्यक्ति को उतना इरिटेट करेगा, जल्दी से सॉर्ट करना है, एक को सिंपल टास्क दिया, एक को डिफिकल्ट टास्क दिया, ऑफ कोर्स डिफिकल्ट टास्क वाले को स्ट्रेस होगा, एंजाइटी ट्रिगर होगी उसकी। तो कुछ टास्क एंजाइटी भी इंड्यूस करते हैं। तो ऐसे में सब्जेक्ट वेरिएबल्स में दो तरीके के होते हैं, कुछ में हम नेचुरल वेरिएबल्स को मेजर करने का प्रयास करते हैं, या हम लोग किसी ना किसी तरीके से उसको मैनिपुलेट करते हैं, कम उम्र के ज्यादा उम्र के, कम वेट के ज्यादा वेट के, या फिर इंस्ट्रक्शनल या इंड्यूस्ड वेरिएबल्स, ऐसी चीजें जो हमने करके व्यक्ति पर कुछ प्रभाव डाला, जैसे एंजाइटी को इंड्यूस कर दिया, एक में इंस्ट्रक्शन दिए, एक में इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिए, एक में व्यक्ति ने आसानी से कर दिया, दूसरे में कंफ्यूजन इंड्यूस कर दिया, हमें करना क्या है इसके साथ, कोई बताओ तो ये। उसके बाद में दो और तरीके से हम लोग वेरिएबल्स को बांटते हैं। एक तरीका है क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का, एक है कॉन्टिन्यूअस वर्सेस डिस्क्रीट वेरिएबल्स का। इसमें कुछ और तरीके से भी बांटते हैं हम लोग वेरिएबल्स को, जैसे डाइकोटोमस और पॉलीटोमस में। डाइकोटोमस पे काफी इजी बेसिक लेवल के सवाल आ सकते हैं, क्योंकि यूजुअली बेस लेवल पे या अर्ली जो एग्जाम्स देते हैं हम लोग, जैसे मास्टर्स के एग्जाम्स हो गए, तो मास्टर्स जैसे एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस डाइकोटोमस पे, पॉलीटोमस पे आसानी से आ सकते हैं। पर जब हम चैलेंजिंग एग्जाम्स देते हैं, जैसे पीएचडी का दे रही हैं, एमफिल का दे रही हैं, नेट जीआरएफ का दे रही हैं, तो उसमें इस तरीके के कम देखने को मिलते हैं। ऑल्दो पहले
नेट जेआरएफ में डाइकोटोमस पॉलीटोमस ऑप्शंस में ज्यादा देखने को मिलते थे। तो क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स जो क्वालिटी को, कैरेक्टरिस्टिक को मेजर कर रही हैं। ऐसे वेरिएबल्स जिसको हम किसी ऑर्डर या क्वांटिटी में नहीं बांट सकते, जैसे आइसक्रीम का फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर है, कैरामल है, स्ट्रॉबेरी है। तो कोई फ्लेवर को हम लोग जो है कैटेगरी में बांट सकते हैं कि इतने सारे फ्लेवर्स होते हैं, मतलब इस तरह से तो हम लोग अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, बट ऑर्डर नहीं दे सकते कोई भी। हाँ, आपके फेवरेट फ्लेवर का ऑर्डर हो सकता है, आपको पहले चॉकलेट पसंद है, फिर ये पसंद है, फिर वो पसंद है, फिर ये, पर नेचुरली फ्लेवर का एज सच कोई ऑर्डर हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं, कोई इस तरीके से क्वांटिटी मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे रिलीजन, आपका रिलीजन क्या है, इसको हम किसी तरीके से कैटेगराइज तो कर सकते हैं, कितने रिलीजन्स इंडिया में पाई जाते हैं, लेकिन हम रिलीजन में कोई रैंक ऑर्डर या फिर कोई क्वांटिटी या इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते। तो ऐसे वेरिएबल्स जो क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक को फोकस करते हैं, फीचर को फोकस करते हैं, इस फोन में ये फीचर है, तो फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्क्रिप्शंस अगर वो दे रहे हैं, तो ऐसे वेरिएबल्स क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स ऑन दी अदर हैंड वो वेरिएबल्स होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जिसमें किसी ऑर्डर में उनको डाला जा सके, वो आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहलाते हैं। जैसे लेवल्स ऑफ इल्यूमिनेशन, लाइट डिम है तो ये हल्का हुआ, मॉडरेट है तो ज्यादा हुआ, हाई है तो सबसे ज्यादा होता है। एक ऑर्डर में हम डाल पा रहे हैं फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। तो अगर ऑर्डर में डाल पा रहे हैं, नंबर असाइन कर पा रही हैं, जैसे हाइट, वेट या फिर साउंड, कम सुनाई दी, ज्यादा सुनाई दी, बहुत तेज सुनाई दी, तो इसको भी हम लोग एक तरीके से ऑर्डर में डाल पाते हैं, एक रैंक में डाल पाते हैं। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हो गए जिनको हम ऑर्डर और क्वांटिटी में डाल सकते हैं, और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स वो हो गए जो केवल क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। तो ऐसे में क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को हम लोग नॉमिनल वेरिएबल्स भी कहते हैं। ये लेवल्स ऑफ मेजरमेंट में हम लोग देखेंगे, 4 तरीके के लेवल्स होते हैं, उसी से नाम लिया गया है नॉमिनल। वो जिनके नाम हो, जैसे रिलीजन के नेम्स, कलर के नेम्स, फ्लेवर के नेम्स, टेस्ट के नेम्स। तो नेम्स जिनको नाम में डाला जा सकता है पर ऑर्डर या रैंक में नहीं, तो उनको हम नॉमिनल वेरिएबल्स कहते हैं। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को नॉमिनल वेरिएबल्स भी कहा जाता है। और नॉमिनल वेरिएबल्स को हम या तो डाइकोटोमस या पॉलीटोमस कह सकते हैं। डाइकोटोमस मतलब डाई मतलब टू, पॉलीटोमस मतलब मैनी। तो वो वेरिएबल्स जिनको बस 2 ही कैटेगरी में डाला जा सकता है, उनको हम डाइकोटोमस या बाइनरी वेरिएबल्स कहते हैं। तो डाइकोटोमस और बाइनरी में ऐसी क्या चीजें हैं जिसमें 2 में हम डाल सकते हैं? क्या आज आपने चीनी खाई? यस और नो। क्या जो मैंने शर्ट पहनी हुई है वो ब्लैक कलर की है, डार्क टोन की है? तो ऐसे आंसर जिसमें पॉसिबिलिटी यस और नो की हो, या फिर फोर्स्ड चॉइस में आपको 2 ही ऑप्शन देने हो, ऐसो को हम डाइकोटोमस। 2 तरीके के डाइकोटोमस होते हैं, हम आगे देखेंगे। डाइकोटोमस मतलब, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्पेशल कोरिलेशन में मदद करेंगे, स्पेशल कोरिलेशन समझने में ये टर्म मदद करेगा। डाइकोटोमस मतलब ऐसी चीजें जिनको हम 2 कैटेगरी में बांट सकें, जैसे यस, नो। डाइकोटोमस भी 2 तरीके के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल। ऐसे जो नेचुरली ही 2 कैटेगरी में होते हैं वो नेचुरल, जैसे हम जेंडर को भी डाइकोटोमस मानते हैं नेचुरली, मेल फीमेल। सेक्सुअलिटी, यानी कि एक व्यक्ति अपनी सेक्सुअलिटी को कैसे देखता है, उस केस में
हम सेक्सुअलिटी को पॉलीटोमस मानते हैं, पर जेंडर को अभी भी मेल फीमेल की तरह देखा जाता है। अब वो भी पॉलीटोमस हो गया है क्योंकि हम थर्ड जेंडर को भी इंक्लूड करने लगे हैं। तो ऐसी चीजें जो नेचुरली दो कैटेगरी में, जैसे सेक्स मेल फीमेल, जेंडर एक सोशल कॉन्स्टिट्यूएंट है सेक्स का, सेक्सुअलिटी एक व्यक्ति की प्रेफरेंस है। तो ऐसे केसेस में अगर हम सिर्फ सेक्स की बात करें तो ये नेचुरल है, मेल फीमेल। जेंडर की बात करें तो पहले केवल मेल फीमेल नेचुरल में देखा जाता था, अब ये पॉलीटोमस में आ गया क्योंकि थर्ड जेंडर भी इंक्लूड हो गया। तो ऐसे कोई भी चीज जो नेचुरली दो कैटेगरी में बंटती हो नेचुरल, और जिसको बनाया गया है फॉर द सेक ऑफ रिसर्च। मेरी जो रिसर्च है उसमें केवल दो ही ऑप्शन है, या तो ए या बी। बाहर लाइफ में ये 5 होते होंगे, पर मेरी रिसर्च में सिर्फ 2 हैं। तो मैंने फोर्स कर दिया पार्टिसिपेंट को केवल 2 चॉइसेस में। तो इनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल डाइकोटमस। तो आर्टिफिशियल डाइकोटमस सिंपली मतलब कि वो डाइकोटमी जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, ठीक है, और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस वर्सेस डिस्क्रीट वेरिएबल्स में। तो कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल में सिंपली एक चीज अगर देखने के लिए, कॉन्टिन्यूअस यानी कि जो चल रहा है, चले जा रहा है, इनफाइनाइट। डिस्क्रीट ये सिर्फ डिस्क्रीट है, तुम्हारे लिए है, लिमिटेड है जो स्कोप, फाइनाइट, लिमिटेड। जैसे वो मैथमेटिकल वैल्यूज जिनको हम पॉइंट्स में भी ले जा सकते हैं, फ्रैक्शंस में भी ले जा सकते हैं, पार्ट्स में भी ले जा सकते हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। जो जिनकी वैल्यूज 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। और डिस्क्रीट और फाइनाइट जो कि फिक्स्ड नंबर में ही हो सकती है, वो फ्रैक्शन में, पॉइंट्स में नहीं बांटा जा सकता, जैसे 1, 2, 3, 4 x। जैसे आप सबके परिवार में कितने मेंबर्स हैं? कोई बोलेगा 2, 4, 6, 8, 10। सोचो कोई आपको बोले कि मेरे फैमिली में तो 1.31 मेंबर्स हैं, तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम केवल फिक्स्ड, लिमिटेड, डिस्क्रीट नंबर्स के अंदर देखते हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम कॉन्टिन्यूअस फ्लो में देखते हैं, जैसे हाइट। तो एक व्यक्ति की हाइट 6.1 भी हो सकती है, 5.9 भी हो सकती है, 5.93 भी हो सकती है, कॉन्टिन्यूअस हो सकती है, उसको पार्ट्स में भी बांटा जा सकता है। वेट, एज, एज भी कॉन्टिन्यूअस है, व्यक्ति की एज को साल में, महीने में, दिन में, आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड्स में, उसमें भी बांटा जा सकता है, तो कॉन्टिन्यूअस है। तो ऐसे वेरिएबल्स जो कॉन्टिन्यू हैं, उनका कोई लिमिट नहीं है कि वो आधा पौना नहीं हो सकते, कंटिन्यू कर सकते हैं किसी भी वैल्यू तक, कॉन्टिन्यूअस। किसी की सैलरी कॉन्टिन्यूअस 1.2, 1.3, 1.5, 8.9, 10.9, 12.9, कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट मतलब फिक्स्ड। तो कितने आपके पिज्जा में स्लाइसेस होते हैं? 8। कोई बोले कि मेरे में तो 8.1 स्लाइसेस हैं, तो ज्यादा सेंसेबल लगता है होल्स में देखना। ओके, और यहां पे हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं एक्टिव और एट्रीब्यूट वेरिएबल्स की। तो एक्टिव वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो मैनिपुलेट करे जाते हैं या मैनिपुलेट हो सकते हैं। तो एक्टिव वेरिएबल्स कौन से हुए? ये चेंज वेरिएबल्स हुए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हुए, जिनको मैनिपुलेट करा जा सकता है। जैसे रिवॉर्ड, किसी को दिया किसी को नहीं दिया, पनिशमेंट किसी को दिया किसी को नहीं दिया, मेथड ऑफ टीचिंग,
एक को लेक्चर दिया लेक्चर मोड में, एक को सिर्फ पीपीटी मोड में, एक को डेमोन्स्ट्रेशन मोड में, तो हम चेंज कर सकते हैं। कॉफी एक को 1 कप, एक को 2 कप, एक को नहीं दी। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, या वो वेरिएबल्स जिनको मैनिपुलेट करा जाता है रिसर्च में, उनको हम कहते हैं एक्टिव वेरिएबल्स। और एट्रीब्यूट या ऑर्गेनिज्मिक, देखो ऑर्गेनिज्मिक ये ज्यादातर ऑर्गेनिज्मिक शब्द के साथ आता है और ज्यादातर बिहेवियरल रिसर्चेज में देखा जाता है। तो एक्टिव और ऑर्गेनिज्मिक आपको ज्यादातर बिहेवियरल रिसर्चेज में देखने को मिलेगा या बिहेवियरल साइकोलॉजी में देखने को मिलेगा। तो ये वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको मैनिपुलेट नहीं करा जा सकता। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनको मैनिपुलेट नहीं करा जा सकता? आपकी उम्र, अगर आप मान लीजिए 25 साल के हैं तो आप 25 के ही रहेंगे, आप 35 साल के हैं तो 35 के ही रहेंगे। रिसर्च के लिए आपको 33 का या 36 का नहीं बनाया जा सकता, तो आप जो हैं वो फिक्स रहेंगे। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इंटेलिजेंस, आपके इंटरेस्ट, ये सारी चीजें। बट कुछ ऐसी चीजें भी हमने पहले देखा था, कुछ ऐसे वेरिएबल्स भी हैं जो ऑर्गेनिज्मिक हैं बट उनको मैनिपुलेट भी करा जा सकता है। जैसे एंजाइटी की हमने बातचीत करी थी, एंजाइटी को इंड्यूस करा जा सकता है। हम व्यक्ति को कॉम्प्लेक्स टास्क दे दें तो उसकी एंजाइटी सिंपल टास्क वाले से ज्यादा होगी, तो हमने एंजाइटी इंड्यूस करी है, व्यक्ति को दे दी है। तो एंजाइटी एक एट्रीब्यूट या ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल भी है और एक एक्टिव वेरिएबल भी है। तो बेसिकली दो वेरिएबल्स, एक्टिव ऑर्गेनिज्मिक। एक्टिव वेरिएबल जिनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल जो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है, व्यक्ति की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहां पे हम लोगों का फाइनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला या चेंज वेरिएबल वाला पार्ट खत्म होता है, जहां पे हम लोगों ने चेंज वेरिएबल क्या होता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आउटकम वेरिएबल क्या होता है, और हम लोगों ने कुछ टाइप्स की बातचीत करी अलग अलग। अब हम लोग स्विच करने जा रहे हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स पर। हम लोगों ने 4 तरीके के वेरिएबल्स की बातचीत करी थी। पहला चेंज वेरिएबल, उसके टाइप्स को देख लिया। दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल, वो देख लिया। तीसरा एक्सट्रेनियस वेरिएबल या अनमेजर्ड वेरिएबल्स। चौथा कनेक्टिंग वेरिएबल। तो हमने कनेक्टिंग वेरिएबल भी देख लिए, सब देख लिए। अब हम एक्सट्रेनियस को डिटेल में लेके जा रहे हैं। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, जो हमारी रिसर्च का डायरेक्ट फोकस नहीं है, मगर ये वेरिएबल्स रिसर्च को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको पॉल्यूट करते हैं, उस पर असर डालते हैं। तो ऐसे में इन वेरिएबल्स को कंट्रोल करना, एलिमिनेट करना सबसे इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है। ऐसे में 3 तरीके के एक्सट्रेनियस वेरिएबल देखने को मिलते हैं। पहला, सब्जेक्ट रिलेवेंट। ये वो है जो व्यक्ति से आ रहा है, जैसे एज, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड। काफी बार अगर आप ध्यान ना दें तो आपकी रिसर्च में व्यक्तियों का पर्सनालिटी टाइप आपकी रिसर्च को खराब कर सकता है। एज अगर आप ध्यान ना दें, आप कोई ऐसी स्टडी कर रहे हो जिसपे एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो एक व्यक्ति जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा या जो कम एक्सपीरियंस्ड है, एज के हिसाब से हम एक्सपीरियंस को देख रहे हैं, जो ज्यादा एजेड है और जो कम एजेड है, तो उससे भी रिसर्च पर फर्क पड़ सकता है। तो ऐसे वेरिएबल्स ये ऑर्गेनिज्मिक कंपोनेंट्स हैं। ऑर्गेनिज्मिक मतलब वो जो व्यक्ति की, ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो ये वो वेरिएबल्स हैं जो रिसर्च को खराब कर सकते हैं। जेंडर अगर आप ध्यान ना दो तो हो सकता है कि कुछ चीजों में लड़कियां ज्यादा अच्छी हों, कुछ चीजों में लड़के ज्यादा अच्छे हों। अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि आपकी रिसर्च का जो टॉपिक है वो भी मेल और फीमेल में डिफर करता है, और आपने इस चीज को कंट्रोल नहीं करा, एलिमिनेट नहीं करा, तो ये आपकी रिसर्च को खराब कर सकता है। दूसरा है सिचुएशनल फैक्टर्स। टेम्परेचर, जहां पे रिसर्च करी गई थी बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, गर्मी की वजह से लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया जवाब क्या देना था, वो बस पसीने ही पहुंचते रह गए। तो सिचुएशनल फैक्टर्स वो जो एनवायरमेंट सिचुएशन से आते हैं। सिचुएशन में हम लोगों ने ऐसे फैक्टर्स भी देखे, अगर आपको याद हो तो हैंडराइटिंग की बात करी थी हमने। तो एक ग्रुप को मान लो आपने टाइप्ड आंसर क्वेश्चंस दे दिए, पर टाइप्ड क्वेश्चंस खत्म हो गए
तो आपने कुछ लोगों को हैंड रिटन दे दी है, तो इसका भी फर्क पड़ सकता है। हो सकता है हैंड राइटिंग वाले को समझ ही नहीं आया हो कि आपने लिखा क्या है। दूसरा, टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी भी सिचुएशनल फैक्टर में आएगा। तो टास्क और एनवायरमेंट ये दोनों वेरिएबल सिचुएशन के आते हैं, और पर्सनल सब्जेक्ट वाले सब्जेक्ट रिलेवेंट में। और तीसरा है सीक्वेंस। सीक्वेंस का भी असर पड़ता है। मान लो आपने किसी एक ऑर्डर में पहले दिन रिसर्च करी, सेम ऑर्डर में आपने अगले दिन करी, सेम ऑर्डर में तीसरे दिन करी। अब तक उस व्यक्ति को इस ऑर्डर में प्रैक्टिस करने की वजह से उसको पता चल गया है, उसकी प्रैक्टिस हो गई है, पकड़ बन गई है टास्क पे, तो वो टास्क को रिलेटिवली इजी तरीके से करेगा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने सीक्वेंस पे ध्यान नहीं दिया। तो आपकी रिसर्च का पर्पस डाइल्यूट हो जाता है, खराब हो जाता है, क्योंकि आपने सीक्वेंस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं, और तीन तरीके के एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, सब्जेक्ट, सिचुएशन और सीक्वेंस। और लास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं 5 ऐसी टेक्निक्स की जिससे हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल या एलिमिनेट करने का प्रयास करते हैं। पहला, एलिमिनेशन। अगर एलिमिनेट हो सकता है तो सबसे सिंपल तरीका होता है एलिमिनेट कर दो। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, एसी लगवा दो, ऐसे रूम में ले जाओ जहां पे टेम्परेचर का असर ना पड़ रहा हो। शोर बहुत ज्यादा है, साउंड प्रूफ करा लो, या ऐसी जगह पे टेस्ट कंडक्ट करा लो जहां शांति हो। तो सबसे इजी सिंपल तरीका है हटा देना। दूसरा होता है कांस्टेंट कर देना। कांस्टेंट मतलब होमोजेनस। आपको लगता है ऐसी चीजें जो एलिमिनेट नहीं हो सकती, उसको आप कांस्टेंट कर दो। मान लो आपको लगता है कि मेल और फीमेल की इंटेलिजेंस में डिफरेंस होता है, और आपकी रिसर्च का फोकस जेंडर नहीं है, आप बस ये देखना चाहते हो कि क्या इंटेलिजेंस का फर्क मान लीजिए पड़ता है कि एक व्यक्ति की रीडिंग एबिलिटी कितनी होगी, तो ऐसे में हो सकता है कि जेंडर भी इंफ्लुएंस करे इस बात को। तो सिंपल तरीका है, कांस्टेंट कर दो। रिसर्च में केवल मेल्स को ले लो, केवल बॉयज पे रिसर्च कर दो। तो ऐसे में आपने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया, इधर भी बॉयज, इधर भी बॉयज, इधर भी गर्ल्स, इधर भी गर्ल्स। तो दूसरा सिंपल तरीका इसके बाद आता है कांस्टेंट करने का। जो सिचुएशन है दोनों में कांस्टेंट कर दो। ऐसे में जैसे सेम सेक्स को किया जा सकता है, सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को, उम्र एक जैसी रखी जा सकती है, सेम तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज करा जा सकता है। अगर टेक्स्ट सबको दिया है तो सबको टेक्स्ट दिया जा सकता है। तो जिस जिस लेवल पे कांस्टेंट करी जा सके, कांस्टेंट मतलब दोनों में एग्जैक्टली सेम। ऐसी चीजें जिसमें कांस्टेंट से भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल, सुहाना कोई डिफरेंस नहीं है मिडरेटिंग, सुहाना कह रही है मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है, हम लोग मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग दोनों को हम एक ही टोन में देख रहे हैं। तो मीडिएटिंग, इंटरवीनिंग, और आपका मॉडरेटिंग और कनेक्टिंग, ये सारे वेरिएबल्स एक ही वेरिएबल्स हैं। वो जो मॉडरेट करते हैं, मीडिएट करते हैं, इंटरलिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तीसरा, जब कांस्टेंट भी नहीं हो पाया तो हम बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। बैलेंस मतलब दोनों तरफ बराबर। अब जेंडर आपका फोकस है और आप इंटेलिजेंस का टेस्ट देखना चाहते हो, रीडिंग एबिलिटी पे आप देखना चाहते हो कि क्या बॉयज और गर्ल्स के जेंडर पे फर्क पड़ता है। तो आप दो लोगों के ग्रुप बनाते हो, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो आप ये देखना चाहते हो कि दोनों ग्रुप में इसमें भी मेल फीमेल है, इसमें भी मेल फीमेल है, और मान लो आपकी रिसर्च का फोकस है, आप देखना चाहते हो कि क्या इंटेलिजेंस का असर पड़ता है रीडिंग एबिलिटी पर। क्या जिसकी ज्यादा इंटेलिजेंस है, जो ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्या उसकी रीडिंग एबिलिटी, रीडिंग स्किल्स हाई होंगी, ज्यादा होंगी। मान लो आप यही देखना चाहते हो पुराने एग्जाम्पल में ही। तो इसमें क्या होगा कि आप कांस्टेंट नहीं करना चाह रहे, आप मेल या केवल मेल पर या केवल फीमेल पर नहीं करना चाहते, क्योंकि फिर आपकी रिसर्च भी लिमिटेड हो जाएगी। फिर आपकी रिसर्च मेल पार्टिसिपेंट्स पर होगी, फिर वो एडल्ट्स पर नहीं होगी। तो मान लो आप एडल्ट्स पर करना चाहते हो,
और आप होमोजेनस नहीं कर पा रहे हो, दोनों को मेल दोनों को फीमेल नहीं कर पा रहे हो, तो बैलेंस कर दो। 15 मेल्स 15 फीमेल्स, सेम एज सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। इस तरीके से हम क्या करते हैं, दोनों तरफ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को बैलेंस कर देते हैं कि दोनों ग्रुप में, या हाई इंटेलिजेंट और लो इंटेलिजेंट ग्रुप में, दोनों में हम लोगों ने कुछ चीजें कॉमन कर दी हैं। तो ऐसे में जो भी आपके रिसर्च का गोल है, अगर उसमें कांस्टेंट करने से आपका गोल नहीं अचीव हो रहा, तो आप चीजों को बैलेंस करने का प्रयास करें। अगली चीज काउंटर बैलेंसिंग। काउंटर बैलेंसिंग का मतलब है, बैलेंसिंग का मतलब बैलेंस करने का प्रयास करना। काउंटर बैलेंसिंग एक स्पेशल टेक्निक है जो कि प्रैक्टिस और फैटीग को एड्रेस करती है। प्रैक्टिस और फैटीग किससे आता है, सीक्वेंस से। क्योंकि एक रिसर्च कई दिन लंबी चल रही थी या एक गैप के बाद दोबारा से करी जाएगी, तो क्योंकि व्यक्तियों को प्रैक्टिस हो चुका था, तो उस प्रैक्टिस से रिजल्ट खराब हो सकता है। या फिर सेम बोरिंग टास्क है, उसको करके व्यक्ति थक गया, बोर हो गया, और इसकी वजह से रिजल्ट खराब हो गया। तो ऐसे में अगर हम प्रैक्टिस और फैटीग को काउंटर करना चाहते हैं, या ऑर्डर इफेक्ट को, ऑर्डर मतलब क्योंकि हमने कोई चीज एक ऑर्डर में कराई थी, पहले ए फिर बी फिर सी, फिर दोबारा से हमने ए बी सी, तो अगर किसी ऑर्डर में करा रहे हैं, तो उस ऑर्डर को चेंज करने से हम काउंटर बैलेंस कर देते हैं। किस चीज को, प्रैक्टिस और फैटीग के इफेक्ट को। तो अगर प्रैक्टिस हो गई है किसी को इस सीक्वेंस की, कि पहले तो ए ही आएगा, या बार बार, एक बार सिर्फ लाइटें जल रही थी पहली रिसर्च में, फिर दूसरे में केवल आपको सुन के जवाब देना था, तो एक व्यक्ति को प्रैक्टिस हो गई है कि लाइट आनी है, लाइट आनी है, लाइट आनी है, लाइट आनी है, तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया लाइट पे। पर अगर मान लो इसमें एक लाइट, एक ये, या एक बार आवाज आए फिर लाइट आए, फिर दो बार लाइट आ जाए, एक बार ये आ जाए, तो या तो हम रैंडम कर दें ऑर्डर को, अगर उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, या फिर हम काउंटर बैलेंस करने का प्रयास करें, ऑर्डर को, सीक्वेंस को डिफरेंट करने का प्रयास करें। तो काउंटर बैलेंस के अंदर हम लोग ऐसा अटेम्प्ट करते हैं कि जो प्रैक्टिस और फैटीग है जो हम नोटिस कर पा रहे हैं, एक तो ये है कि नोटिस ही नहीं हुआ, वो एक अलग चीज है, और पता ही नहीं चला रिसर्च खराब कैसे हो रही है। एक में नोटिस हो गया है, तो आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें प्रैक्टिस और फैटीग सारी की सारी सीक्वेंसिंग में आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ताकि थकान से, और क्योंकि आपने टास्क को पकड़ लिया है, उस पकड़ की वजह से रिजल्ट ना खराब हो, तो हम काउंटर बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। और लास्ट, रैंडमाइजेशन। पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली पिक करना, ट्रीटमेंट्स को रैंडमली असाइन करना, और व्यक्तियों को इक्वल चांस देना ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप में होने का। दो दो ग्रुप्स होते हैं हमारे जब हम रिसर्च करते हैं, पढ़ेंगे आगे हम एक्सपेरिमेंट में। दो तरीके के ग्रुप्स होते हैं हमारे जब हम रिसर्च करते हैं। एक ग्रुप होता है ए, एक होता है बी। ए ग्रुप वो है जिसमें बदलाव करा गया है। क्या बदलाव करा गया है, इसको 2 कप कॉफी दी गई, ये चेक करने के लिए कि रीडिंग एबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा। तो 2 कप कॉफी दी गई, दूसरे को कंट्रोल करा जाता है, इसको कुछ नहीं दिया जाता, ये देखने के लिए कि वो ग्रुप जिसके पास कोई कॉफी नहीं थी, उसका रीडिंग का स्कोर क्या रहा। क्योंकि हमें मैच तो बेस लाइन से करना होता है ना, तो इसको हम कहते हैं बी को कंट्रोल ग्रुप। ये कंट्रोल ग्रुप एक्चुअल में बेसलाइन एस्टैब्लिश करता है। बेसलाइन का मतलब कि नेचुरल कंडीशंस में क्या होता होगा, जब व्यक्ति कॉफी नहीं पी रहा तो उसका क्या असर होता होगा, तभी तो हम उससे मैच करके देख पाएंगे कि 2 कप कॉफी का क्या असर हुआ। तो ट्रीटमेंट ग्रुप वो ग्रुप होता है, ए ग्रुप क्या हुआ हमारा, ट्रीटमेंट ग्रुप। ट्रीटमेंट ग्रुप का मतलब वो ग्रुप
जिसके ऊपर ट्रीटमेंट करा गया है, जिसके ऊपर जो जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, चेंज वेरिएबल है, उसको मैनिपुलेट करा गया है, तो ये आपका ट्रीटमेंट वेरिएबल। और कंट्रोल वो जिसको कंट्रोल करा गया, उसको कुछ नहीं दिया गया। दोनों को ऑब्जर्व किया जाता है और फिर डेटा को मैच किया जाता है। ओके, और लास्ट पार्ट हमारा डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल की कैटेगरीज में ही आता है। डिमांड मतलब कि ये डिमांड है या तो सिचुएशन की या व्यक्ति की, जिसकी वजह से आपकी रिसर्च पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो अगर हम एक रिसर्च करना चाहते हैं और हम पहली बार मान लो आप लोगों ने जब कभी प्रैक्टिकल्स करे होंगे तो आप पार्टिसिपेंट्स को लेके आते होंगे, तो कुछ पार्टिसिपेंट्स बड़ा घूम घूम के कमरे को देखते होंगे, ये क्या है, ये क्या है, ये पेपर, अच्छा ये पर्सनैलिटी का कोई टेस्ट कराओगे आप, अच्छा आप कोई क्लिक करवा के करवाओगे क्या। तो आपके कॉन्टेक्स्ट में, आपके सिचुएशन में, आसपास में व्यक्ति जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ क्यूज ढूंढता है जिससे उसकी क्यूरियोसिटी शांत हो। क्यों बुलाया गया है, क्या कराएंगे ये, मेरे जवाब से क्या पता चलेगा इनको, मेरे बारे में क्या जानेंगे ये। तो ये जो उत्सुकता है व्यक्ति की, पार्टिसिपेंट की, ये उत्सुकता जो है वो सिचुएशन में, कॉन्टेक्स्ट में बेहतर तरीके से क्यूज ढूंढने का प्रयास करती है कि आखिर मुझे क्यों बुलाया गया है। और अगर उसको ये पता चल गया कि ये पर्सनैलिटी को मेजर करना चाहते हैं और कोई सवाल टेढ़ा मेढ़ा हो जिसमें कोई टारगेट है व्यक्ति के गलत व्यवहार को, स्वभाव को जानने का, तो वो फिर प्रयास करेगा कि मैं अपने आप को बेस्ट लाइट में दिखाऊं। तो व्यक्ति की केवल उत्सुकता एक ट्रिगर पॉइंट बन जाती है रिसर्च को बायस करने का। दूसरा, काफी बार एक्सपेरिमेंटर खुद भी उसकी, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है रिसर्च से, उसकी रिसर्च के, उसके इतने सालों की मेहनत है ये रिसर्च, तो उसका तौर तरीका, चलना उठना बैठना, ड्रेसिंग सेंस, इंस्ट्रक्शन देने का तरीका, सारी चीजें काफी बार इन्फ्लुएंस कर सकती है या कोई रास्ता खोल सकती है जिससे जो पार्टिसिपेंट है उसको किसी चीज का अंदाजा लग जाए और फिर उससे रिसर्च खराब हो जाए। तो डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स वो रिसर्च कॉन्टेक्स्ट है जो कि पार्टिसिपेंट के रिस्पॉन्सेस को बायस करता है और हमारी रिसर्च को पॉल्यूट करता है। तो ये ज्यादातर एनवायरमेंट, जैसे रैंडम नॉइजेस, लाइट, मान लो व्यक्ति जवाब अपना काम कर रहा है और उसको बार बार टेढ़ी टेढ़ी आवाजें सुनाई दे रही हैं, तो उसका ध्यान भटक गया। अब बार बार ध्यान भटक रहा है तो रिस्पॉन्सेस पे फोकस नहीं कर पा रहा। तो एनवायरमेंट ने व्यक्ति पर असर डाला और व्यक्ति ने जो है वो रिसर्च अपनी प्रॉपर नहीं करी। दूसरा, एक्सपेरिमेंटर की बात। तीसरा, पार्टिसिपेंट के खुद के एटीट्यूड्स, नजरिए, तौर तरीके, ये सब। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? डिसेप्शन को यूज किया जा सकता है। व्यक्ति को बताया ही ना जाए कि क्या करना है, उसको कोई मन घड़ंत कहानी बता दी जाए कि हम लोग कुछ ऐसी चीज टेस्ट करेंगे और फिर कुछ और टेस्ट करना था हमें, हमने बता कुछ और दिया। लेकिन इसमें हमारी एथिकल जिम्मेदारी होती है कि हम बाद में व्यक्ति को बताएं कि ये रिसर्च का मेन पर्पस क्या था। दूसरा, डिसेप्शन से पार्टिसिपेंट को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, कैसा भी। दूसरा तरीका होता है प्लेसिबो देने का। मतलब मान लीजिए आप एक रिसर्च करना चाहते हो और आपने 2 ग्रुप्स लिए, ए ग्रुप और बी ग्रुप, और आप चेक करना चाहते हो कि अल्कोहल का क्या असर होता है रीडिंग एबिलिटी पे। तो ऐसे में आपने बता दिया उन्हें कि भाई अल्कोहल का असर हम चेक कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को जिनको अल्कोहल नहीं भी दिया गया था वो भी डिजी फील कर सकते हैं। या फिर मान लो हम टेस्ट करना चाहते हैं किसी मेडिसिन का, मेडिसिन ए और मेडिसिन बी। तो एक व्यक्ति को मेडिसिन दी गई ये देखने के लिए कि उसका सरदर्द ठीक होगा या नहीं होगा,
और एक व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिया, पर क्योंकि उन्होंने देख लिया कि दूसरे वाले को कुछ दिया गया है, इनको कुछ नहीं दिया गया, तो टेस्ट कैसे होगा? फिर तो नॉर्मली किसी से भी कंपेयर कर लो भाई। टेस्ट तो तब होगा ना जब कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंट ग्रुप में बेसलाइन एस्टैब्लिश हो। तो ऐसे केस में बेसलाइन एस्टैब्लिश होती है कि कंट्रोल ग्रुप को ऐसा नहीं है कुछ भी मत दो, उनको कोई ऐसी चीज दे दो जो इक्वली वैसी ही दिखती हो, क्योंकि व्यक्तियों को नहीं पता कि वो ट्रीटमेंट ग्रुप है या कंट्रोल ग्रुप है। तो ऐसे में एक ग्रुप को तो आपने अल्कोहल दे दिया और दूसरे ग्रुप को सेम बॉटल में सेम रैपिंग में ऐसी कोई चीज दी जाए जो सेम स्मेल करती है, सेम टेस्ट करती है, बट वो अल्कोहल नहीं है, उसका कोई भी इफेक्ट इंपेयरमेंट पे नहीं होगा। उसके बाद टेस्ट करा जाए, अब बेसलाइन एस्टैब्लिश हुई है। तो बेसलाइन का मतलब हमें एनवायरमेंट में सिचुएशंस भी ऑर्डिनरी सेम बनानी पड़ती है दोनों केस में, तभी हम मेजर कर सकते हैं एक में अल्कोहल का असर और एक में अल्कोहल का असर नहीं। अगर मान लो इनको कुछ भी ना दिया जाए, बस बुला के बिठा दिया जाए, फिर फायदा क्या इनका? तो ऑब्जर्व करने के लिए कुछ तो पॉइंट में कॉमनैलिटी होनी चाहिए। तो प्लेसिबो का मतलब ऐसा ट्रीटमेंट जो कि लगता है कि कोई असर दिखाएगा, बट एक्चुअल में उसका कोई असर नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति को एक को टैबलेट दे दी और दूसरे को सेम डिट्टो टैबलेट दे दी, पर वो सिर्फ एक वाटर टैबलेट है, वो जबान पे रखते ही बस पानी बन जाती है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं। और फिर पूछा जाए कि क्या इससे आपका सरदर्द ठीक हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ये सरदर्द की दवाई थी, तो तब एक मतलब कांस्टेंट कॉमनैलिटी बन पाती है। तो प्लेसिबो का मतलब जहां पे आपको कोई फेक चीज दी जाती है ये चेक करने के लिए कि क्या रिएक्शन उससे हुआ है, तो उसको हम प्लेसिबो कहते हैं। और तीसरी चीज, सब्जेक्ट और एक्सपेरिमेंटर की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना। बहुत सेंसिटिव रिजल्ट है, एक्सपेरिमेंटर पर फर्क पड़ सकता है। तो एक नए रिसर्चर या एक्सपेरिमेंटर को बुलाया जाए जिसे खुद भी नहीं पता कि रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है, पार्टिसिपेंट्स को भी नहीं पता रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसे भी तरीके होते हैं। इन रिसर्चेस को कहा जाता है ब्लाइंड स्टडीज। क्या कहा जाता है? ब्लाइंड। जब केवल पार्टिसिपेंट को ब्लाइंड किया जाता है, पार्टिसिपेंट को कुछ भी नहीं बताया जाता, कोई ऐसा अंदाजा नहीं दिया जाता कि जिससे उसे पता चले कि क्या जो रिसर्च है वो किस बारे में है, तो इसको हम कहते हैं सिंगल ब्लाइंड। सिंगल ब्लाइंड। और जब ना रिसर्चर को पता, जो व्यक्ति वहां पे उनके साथ मौजूद है, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, और पार्टिसिपेंट्स को भी नहीं पता, तो दोनों को ब्लाइंड कर दिया, इसको हम कहते हैं डबल ब्लाइंड। डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट। तो सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, ये दो तरीके और होते हैं जिससे हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल में डिमांड वेरिएबल्स को या डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे एक्सपेरिमेंटर की वजह से, पार्टिसिपेंट की वजह से रिसर्चर में कोई समस्या दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये वाले पार्ट में आपका वेरिएबल्स कंप्लीट होता है। हम लोगों ने डिटेल में वेरिएबल्स की बातचीत करी, तो जिसमें हमने 4 तरीके के वेरिएबल्स के बारे में जाना और फिर उनके और एक्स्ट्रा डिटेल्स टाइप्स के बारे में समझा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग प्लीज बता दीजिए, ताकि मैं उसको एड्रेस कर सकूं। अदरवाइज ऑफिशियली ये क्लास आपके यहाँ पे एंड होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। सो नॉमिनल वेरिएबल का मतलब हुआ दो तरीके के वेरिएबल हो गए, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। ऐसे वेरिएबल्स जो कोई क्वालिटी बताते हैं वो कहलाते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, या कोई कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। जैसे आपके 5 दोस्तों का नाम, तो आपके दोस्त जो हैं
वो कोई भी कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जिसका नाम है उसको हम कहते हैं उसकी क्वालिटी। जैसे कोई क्वालिटी ये हो सकती है ऑनेस्ट, शाय, नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स, नेम्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, डिफरेंट कलर ऑफ आईज, डिफरेंट कलर ऑफ टी शर्ट्स। तो ये कहलाती है क्वालिटी या नेम वेरिएबल्स। नेम को हम साइंटिफिक टर्म में नॉमिनल कहते हैं। नेम को हम क्या कहते हैं? नॉमिनल। ऐसे वेरिएबल जो केवल नाम या कैटेगरी में बांटे जा सके। कैटेगरी में जैसे रिलीजन, उनको कैटेगरी में बांटा जा सकता है, कई रिलीजन होते हैं। हेयर स्टाइल की कई कैटेगरी होती है। तो इस तरीके से फर्नीचर की कई कैटेगरी होती है, डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कई कैटेगरी होती है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसको कैटेगरी में बांटा जा सके, जिसका कोई नाम है, उसको हम क्वालिटेटिव कहते हैं। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, ऐसी चीज जिसको डिटेल में बांटा जाए, जो कोई नंबर में जिसको नहीं बांधा जा सकता। हाँ, आप ये तो बता सकते हो कितने रिलीजन होते हैं, आप ये तो बता सकते हो कितने दोस्त हैं, कितने कलर हैं, लेकिन ये जो कलर्स हैं अपने आप में, ये जो दोस्त हैं आपके, इनके बारे में आपकी क्वालिटेटिव जानकारी है। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, ये मेरे दोस्त की ये खासियत है, ये चीज। तो इनकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे अलग अलग रिलीजन, इस रिलीजन में ये प्रैक्टिस है, उस रिलीजन में ये प्रैक्टिस है, इस रिलीजन में ये चीज होती है, उस रिलीजन में वो चीज होती है, इस हेयर स्टाइल में ये होता है, उस हेयर स्टाइल में। तो ये चीज डिस्क्रिप्शंस देती है, ये किसी चीज को डिस्क्राइब करती है। तो डिस्क्रिप्शन, क्वालिटेटिव, नॉमिनल, ये हम एक तरीके के वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं जिनको नेम या कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। दूसरा, क्वांटिटेटिव वो वेरिएबल्स हो गए जिनको नंबर में बांटा जा सकता है, जिनको रैंक दी जा सकती है। तो रैंक किसको दी जा सकती है? अगर मान लो हम सैलरी को 3 कैटेगरी में कर दें, हाई सैलरी, मॉडरेट सैलरी, लो सैलरी, तो ये कैटेगरी बन गई जिनको हम रैंक में डाल सकते हैं। ये हाई सबसे ज्यादा है, लो सबसे कम है। तो ऐसी चीजें जिनको हम मैग्नीट्यूड में, ऑर्डर में डाल सकते हैं, और जिनकी कोई संख्या भी है। जैसे टेम्परेचर नंबर में है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इनको ऑर्डर में भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से टेम्परेचर, ये चीजें जिनको ऑर्डर में डाल सकते हैं, जिनको कोई संख्या होती है, आसानी से उसकी संख्याओं को कैलकुलेट किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। 2 + 2 5, लेकिन आपके दो दोस्तों को जोड़ दिया जाए, ए और बी, बी और सी, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलवेज इक्वल टू 3 नहीं होगा। अगर आपके 4 दोस्त हैं तो ए दोस्त प्लस बी दोस्त इज नॉट इक्वल टू सी दोस्त प्लस डी दोस्त। लेकिन आपके एक दोस्त की सैलरी मान लीजिए 1 लाख पर मंथ है, दूसरे की 2 लाख पर मंथ है, इज इक्वल टू एक की सैलरी 1.5 लाख है प्लस एक की सैलरी 1.5 लाख है। तो नंबर्स को इजीली बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है। तो जो नॉमिनल क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, ये ज्यादातर सोशल साइंसेज में, सोशियोलॉजी में, ऐसे में या क्वालिटेटिव रिसर्चेज में यूज किया जाता है, जिसमें हम व्यक्ति से उसके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं। आप जानना चाहते हो कि सर आपने साइकोलॉजी क्यों चूज करा। अब इसमें नंबर्स का क्या गेम, कोई मतलब नहीं है। आप मेरे से एक्सपीरियंस पूछ रहे हो, आप कह सकते हो सर एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था, तो ये क्वालिटेटिव हुआ। तो मेरे एक्सपीरियंस ये क्वालिटी हुई। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्वालिटी बताते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स नंबर या ऑर्डर बताते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और फिर आप लोगों से मिलते हैं। ओके, थैंक यू।